गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप महिंद्रास में आपका स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटी की, हमने ऑलरेडी लेक्चर 4 पॉलिटी के लेक्चर्स ले रखे हैं। 4 पॉलिटी के क्लासेस आपके पास जा चुकी हैं। तो मुझे ये लग रहा होगा कि आप 4 के 4 लेक्चर्स को बहुत ध्यान से पढ़े होंगे और आपको कुछ क्वेश्चंस उसमें से याद भी हो गए होंगे। आज हम क्लास 5 स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है कि इस लेक्चर में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिले। ठीक है, चलिए आज स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चन की। ज्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करते। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है स्क्रीन पर। ये संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है? लघु संविधान का मतलब है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था और उसको नेशनल इमरजेंसी जब हमारी 1976 में लगी थी उस टाइम लेकर के आया गया था। तो याद रखना है आपको, ये कौन सा संविधान संशोधन है? 42nd संविधान संशोधन। ठीक है ना, कौन सा है? 42nd है। याद रखेगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 42nd को। और ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लेकर के आया गया था 1976। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो अब आपको याद रखना है कि जो 74th अमेंडमेंट है हुआ है हमारे यहाँ, वो कब हुआ है? 1992 में हुआ है। ईयर जरूर याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन घूम जाएगा कि 74th जो आपका संविधान संशोधन हुआ है, अधिनियम जो हुआ है, वो 1992 में हुआ है। अब इसके तहत क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था, कौन सा पार्ट आपने इस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा है? ठीक है ना, तो आपको याद रखना है आपका जो आपका पार्ट जोड़ा गया है वो 9th ए है। वो कौन सा है आपका? 9th ए है। ठीक है ना, वो कौन सा पार्ट है आपका? 9th ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला ये जा रहा है कि संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, कि 15% तक सीमित करने वाला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लगाया गया था? तो आपको याद रखना है 91st। कौन सा याद रखना है आपने? 91st। 91वां 91st आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, किस संशोधन के थ्रू, किस अमेंडमेंट के थ्रू आपने जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी साइज को लिमिटेड आपने कर दिया, 15% तक ला दिया टोटल साइज का, तो वो है 91st। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला जा रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, फिर से इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। नगर पालिका जिसको आप म्युनिसिपालिटीज कहते हैं, म्युनिसिपालिटीज किस शेड्यूल से रिलेटेड है? तो याद रखना है आपको 12th शेड्यूल। ठीक है ना, क्या याद रखना है आपको? 12th शेड्यूल। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, 12th शेड्यूल। ठीक है ना, 12th शेड्यूल किसको रिप्रेजेंट करता है? म्युनिसिपालिटीज को करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया? ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंड? मतलब जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है उसको संशोधित किया गया है। तो इसके लिए भी आपको याद रखना है 42nd। ठीक है ना, इसके लिए याद रखना है आपको 42nd। 42nd जो हमारा अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा, वो क्या करता है आपका? प्रियम्बल में क्या करता है? कुछ ना कुछ चेंज करता है, कुछ ना कुछ संशोधित करता है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। 42nd का नंबर कौन सा? 42nd अमेंडमेंट जो था हमारा, वो क्या करता है? प्रियम्बल में चेंज करता है, प्रियम्बल में संशोधन करता है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? ठीक है ना, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ठीक है ना, किसने, किस संशोधन ने ऐसा काम किया था कि जो राष्ट्रपति साहब हैं हमारे, वो संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना, बिल्कुल उनकी सहमति होना बहुत जरूरी है। तो आपको याद रखना है 24th। ठीक, क्या याद रखना है? 24th मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेट ये फिर से है। ठीक है ना, कि प्रेसिडेंट साहब कौन किसके किस संशोधन के तहत क्या करते हैं? संविधान संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति दे सकते हैं, देते हैं। तो याद रखना है 24th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको पॉलिटी आ रही है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप ये क्वेश्चन देखते हैं ना, तो क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत करके, जब मैं आपको आंसर बता रहा हूं तो आप चेक करिए क्या वो क्वेश्चन आपका सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है।
पढ़ने के लिए तो सभी लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होती है, ठीक है ना। तो जब आपके सामने एक क्वेश्चन जा रहा है तो आप देख रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ता हूँ। उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि जो कैंडिडेट पढ़ चुका है एक बार पॉलिटी, वो इस क्वेश्चन का आंसर तब तक दे देगा और तब तक वो चेक कर लेगा कि इस 30 क्वेश्चन में उसने कितने क्वेश्चन सही किए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो हमें पता चल चुका है कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, तो 24 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, मेरे ख्याल से आपको ये लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया होगा, ये 2002 बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी बच्चों के लिए निःशुल्क, देखिए आप, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है अभी तक इन 5 लेक्चर्स में, आप खुद देख लीजिए, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या आने वाला है, आप अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था 86 अमेंडमेंट, ठीक है ना। क्या बताया था आपको मैंने, 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, 202, बिल्कुल रट जाइएगा इस चीज को, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 202 बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। ये बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आपसे कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है। ठीक, अभी हमारे यहाँ चुनाव चल रहे थे, कुछ कुछ स्टेट में चुनाव हुए हैं, जैसे कर्नाटका में हुआ है। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है ना, और पूछा भी गया है, देखें 2020 में पूछ भी रखा है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से आ जाए। क्या है क्वेश्चन, फिर से रिपीट करता हूं मैं। Under which of the following amendments to the Constitution of India is defection to another party after election made illegal? अवैध बना दिया जाता है किस संविधान के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत। तो आपको याद रखना है 50 सेकंड। किसके तहत याद रखना है आपको, 50 सेकंड। इसको जरूर याद रखिएगा, हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए, इस पर भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आपसे बोला जा रहा है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो उस स्लाइड में भी ये क्वेश्चन था, और देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कहा जा रहा है, इसीलिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, आप उस पर जरूर फोकस करिए, ठीक, इससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो भारत में पहला संशोधन 1951 था, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया हुआ है। 1951 में पहला संशोधन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह जा रहा है कि 44वां मतलब 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट हो रहा है, तो आपको इसका ईयर भी याद रखना है कि किस ईयर में हुआ था, ठीक है ना। तो ये 44वां किस ईयर में हो रहा है, ये कैसे आपको पता रखना है, तो ये 1978 याद रखना है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है ना। किस ईयर में लागू किया गया है, तो आप बोलेंगे किस ईयर में लागू कर दिया गया, तो आप बोलेंगे 1978, ठीक है। इन 10 क्वेश्चंस में आप जरूर यूटिलाइज करिए अपने आप को कि इन 10 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है which of the following words are inserted in the preamble by the constitutional 44th amendment act 1976। अब देखिए आप इस चीज को याद कर लें फिर से कि जो 42वां था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, उसका ईयर कितना है, 1976। हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए आपसे। अब कौन सा उसमें ये जोड़ा गया है, अब आपको ये बताना है। तो आपको याद रखना है सोशलिस्ट, कौन सा वर्ड जोड़ा गया है, सोशलिस्ट, ठीक है ना। कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड आपके जोड़े गए थे इसके थ्रू, जिसमें से इसमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, सोशलिस्ट, ठीक। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो सोशलिस्ट वर्ड आपको याद रखना है, और यहां से आपको याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या बोला जा रहा है कि केरल सरकार के द्वारा, केरल सरकार, आप जरा देखें ध्यान से, केरल सरकार लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी अभी एक मूवी आई हुई है, कौन सी, केरला। आई होप सभी को पता चल रहा होगा, सभी लोगों ने देखी भी होगी। तो आप देखें केरल सरकार के द्वारा एक न्यूज ला गई है क्या, कि केरल सरकार के द्वारा 14 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है, ठीक। याद रखना है आपको कि केरल गवर्नमेंट ने क्या, केरल जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया होगा 14 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या किया होगा कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसके विरुद्ध क्या किया होगा, कुछ ना कुछ याचिका दायर की होगी। जिस वो किस आर्टिकल के थ्रू उन्होंने किया हुआ है वही आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है किस आर्टिकल के थ्रू उन्होंने किया हुआ है, 131।
मतलब अब कहीं पर भी अगर आपको आज के बाद ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि कोई भी गवर्नमेंट है अगर वो सुप्रीम कोर्ट में क्या करती है, नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर के जा रही है, तो वो संविधान के किस आर्टिकल का यूज करेगी, तो आप बोलेंगे 131। ठीक है ना, किस आर्टिकल का यूज करेगी, 131। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोला जा रहा है, जरा देखें ध्यान से। संविधान के 2003 के 91वें संविधान अधिनियम के अनुसार, मतलब 91st जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है 2003 में हुआ है, इसको आपको याद रखना है। 2003 में हुआ है, तो इसके तहत हुआ क्या है के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकती है, कितने परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकती है। अभी आपके सामने पीछे एक क्वेश्चन गया था जिसमें 15% था, 15। ठीक है ना, यहां पर भी आपको याद रखना है कि कितने परसेंट नहीं हो सकती है, 15% से ज्यादा नहीं हो सकती मंत्रिमंडल में भी, जो उनकी आपकी मंत्रिमंडल है राज्य विधानसभा की। ठीक है ना, 15% आपको याद रखना है कि 15% से ऊपर सीट नहीं हो सकती। किस आर्टिकल, किस अमेंडमेंट के थ्रू गया है, तो 91st अमेंडमेंट एक्ट क्या था आपका, 2003। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बोला यह जा रहा है कि 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था। 30 जून 2020 के अनुसार याद रखना, भारतीय संविधान को कितनी बार संशोधित किया गया है, प्रस्तावना को पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, प्रियम्बल को कितनी बार क्या किया गया है, जो आपका प्रियम्बल है उसको आपने कितनी बार संशोधित किया हुआ है, तो याद रखना है केवल एक बार। ठीक है ना, 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अभी तक कितनी बार संशोधित किया गया है, तो आप बोलेंगे कितनी बार किया गया है, 1, एक बार किया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। बोला यह गया है कि द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री मीटिंग इज फॉर, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा। ठीक, पहला घंटा जो भी होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, उसे क्या कहा जाता है, किसके लिए होता है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन आर के लिए। पहला, जब भी आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो पहली, अगर पहली मीटिंग होगी तो उसमें हमेशा क्या होगा, पहला जो भी पहली मीटिंग होगी, जो भी पहला घंटा होगा आपका, वो किसके लिए होगा, क्वेश्चन आर के लिए होगा, प्रश्नकाल के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा रिट ऐसे व्यक्ति को उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी ढंग से जेल में रखा गया है। ठीक, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पर आप जरूर दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जो भी रिट जारी करता है वो 5 रिट जारी करता है। ठीक है ना, कितनी रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। उन्हीं में से पूछा जा रहा है कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी ढंग से जेल में रखा गया है, तो उसके लिए कौन सी चीज वो क्या कर सकता है कि वो रिट जारी कर सकता है। रिट प्रोवाइड्स अ रेमेडी, उस पर्सन के लिए रिट जारी हो सकती है। तो आप बोलेंगे इसके लिए कौन सी होती है, हैबियस कॉर्पस। क्या नाम है, हैबियस कॉर्पस में हैव अ बॉडी, हैव अ बॉडी, सॉरी, क्या है, हैव अ बॉडी, इसकी मीनिंग होती है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। मौलिक अधिकार आपको पता है फंडामेंटल राइट्स हैं। आप इन फंडामेंटल राइट्स को जरूर याद कर लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आना ही आना है पेपर, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। अब बोला यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। ठीक, तो एक बार जरा पढ़ लेते हैं कौन कौन सा नहीं है भाई। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार, बिल्कुल ठीक है जी। राइट टू एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है जी। जीवन का अधिकार, बिल्कुल ठीक है जी। राइट टू प्रॉपर्टी, यही नहीं है, याद है मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में समझाया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि भारत में संघ का निर्माण करना एक है, मतलब फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इन इंडिया इज, क्या है, भारत में संघ का निर्माण करना क्या है, क्या बताता है, फंडामेंटल राइट को बताता है, लीगल राइट को बताता है, नेचुरल राइट को बताता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को बताता है। ठीक, तो आपको याद रखना है ये एक फंडामेंटल राइट है। क्या है, भारत में संघ का निर्माण करना है, क्या है, एक एसोसिएशन का निर्माण करना है, क्या है, एक मौलिक अधिकार है। हम एक मौलिक अधिकार के थ्रू ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोला गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, इसे किस वर्ष सहमति मिली थी। फिर से वही क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को तो बार बार रटते रखिए बिल्कुल। ठीक है ना, किस वर्ष सहमति मिली है, तो आपको याद रखना है 2009। किस वर्ष के तहत आपको मिली है, किस वर्ष में इसको सहमति मिली है, 2009 में।
याद रखिएगा, ईयर आपको याद रखना है, ये 6 से 14 साल के लिए है केवल, 6 से 14 साल के लिए। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, वो शिक्षा को मौलिक अधिकार दे रहा है। और ये किस वर्ष लागू किया? 2009 में लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अब लास्ट 140 नंबर बोलता है द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो क्या है आपका? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, ये फंडामेंटल राइट है हमारा। ठीक, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, सारे फंडामेंटल राइट आप जरूर एक बार याद कर जाइएगा, जरूर उनको पढ़ जाइएगा। ठीक, और वैसे भी अगर आपने नहीं भी पढ़ा, अगर आप इस वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट यहीं पर कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आपको याद एक एक करके याद करते जाना है कि शोषण के विरुद्ध एक्सप्लोटेशन, राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, तो आपको ये याद रखना है कि वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? अभी आपने देखा था कि संपत्ति का अधिकार जो था वो फंडामेंटल राइट नहीं था। अब आपसे बोल रहा है किस ईयर इसको हटा दिया गया है, तो याद रखना है 1978। ठीक है ना? संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था आपका, जो संपत्ति थी आपकी, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, उसको फंडामेंटल राइट से किस ईयर हटाया गया? 1978। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है ना? क्योंकि यहां लोगों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री बिकॉज सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट्स टू। क्या फंडामेंटल राइट्स हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें, बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है। मानव सम्मान के साथ रहने की स्वतंत्रता है। खुद की पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। अब आपसे बोल रहे हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है ये, क्योंकि यहाँ के लोगों को निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार प्राप्त है। जो यहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो ये है कि फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजियन ऑफ वन चॉइस, खुद की पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है ना? खुद की, जो आपका पसंद, जो भी आपको धर्म पसंद है, आप उसको उसमें जुड़ जाइए और उसको पालन करना शुरू कर दीजिए। वो यहाँ के धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला यह गया है मल्लिथम समिति, नाम याद रखना है। क्या नाम है? मल्लिमथ समिति, सॉरी, क्या नाम है? मल्लिमथ समिति, मल्लिमथ कमेटी की रिपोर्ट का संबंध किससे है? मतलब ये जो मल्लिमथ कमेटी है, इसने कौन सी रिपोर्ट पेश की है? जुडिशियल डिलेस की, टेक्सटाइल सेक्टर रिफॉर्म्स की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स की, या स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स की? तो आपको याद रखना है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स। ठीक है ना? आप कितनी भी पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर ऐसी समिति के अगर वो पूछ लेगा तो ये किसी को नहीं याद वाद होती है। ठीक है ना जी? तो आपने क्या करना है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में फिर से रिपीट हो जाए, तो इसको आप याद कर लीजिए कि जो मल्लिमथ समिति है उसकी रिपोर्ट का संबंध किससे है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। बोला ये गया है कि भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण की सलाह दी थी? Which panel set up by the government of India suggested total decontrol of the sugar industry? याद रखेंगे, सुगर इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पैनल बनाया गया था? ठीक है ना? कौन सा पैनल था? तो ये आपको याद रखना है, रंगराजन पैनल। ठीक है ना? क्या नाम याद रखना है आपको? रंगराजन पैनल जो था। कहीं पर भी आपको शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी पैनल समझ में ऑप्शन में दिख रहा है तो वो रंगराजन पैनल साहब होंगे। ठीक है ना? रंगराजन का जो पैनल था उसने शुगर इंडस्ट्री को बोला था। चलिए नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। बोला ये गया है यूनाइटेड किंगडम की संसद का 7 सदस्यीय समूह, 7 सदस्यीय समूह था जिसका गठन ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाने के लिए किया गया था। तो अब इसमें से बोला गया था भाई कौन सा ऐसा कमीशन था? तो आपको याद रखना है ऐसा कौन सा कमीशन था भाई? ये साइमन कमीशन था। याद है ना आप लोगों को? ठीक है ना? यूनाइटेड किंगडम की संसद का 7 सदस्यीय समूह था जिसका गठन ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाने के लिए किया गया था, तो वो साइमन कमीशन था। कौन सा कमीशन था जी? साइमन कमीशन। नेक्स्ट वन, बोला गया कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? मौलिक कर्तव्य का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखना है आपको। तो याद रखिएगा ये स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है ना? स्वर्ण सिंह समिति, इन्होंने ही फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंडेशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, आपसे कहा गया है कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई है? ठीक है ना? याद रखिएगा इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किसके रिकमेंडेशन के थ्रू की गई है? ठीक है ना? तो आपको याद रखना है सरकारिया कमेटी। ये जो कमेटियां जा रही है ना, इन कमेटियों की आज आप जाकर के एक लिस्ट बना लीजिएगा। जितनी कमेटियां आज आपने पढ़ी है ना, इनको एक पेज पे लिख डालिएगा।
ठीक है ना, कि इंटर स्टेट वाली जो कमेटी थी वो सरकारिया है। इसके पीछे देखिए एक कमेटी गई है, कौन सी, फंडामेंटल ड्यूटीज वाली, जो थी किसकी, स्वर्ण सिंह समेत, स्वर्ण सिंह कमेटी थी। तो इन कमेटीज की जरूर आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, जिसको आप रट जाइएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 148 नंबर क्या कहता है, द विजय केलकर कमेटी, देखिए फिर से एक कमेटी आई, कौन सी आई, विजय केलकर कमेटी आई, वॉज फॉर्म टू स्टडी एंड इवेल्युएट, किस लिए आई थी ये, तो आपको याद रखना है किसमें लिखा हुआ है, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, मिलों की स्थिति, इंडिया का निजीकरण या भारत में गरीबी। तो याद रखना है आपको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल था, ठीक है ना। विजय केलकर कमेटी जो थी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल था, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, फिर से देखिए, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, कौन सा आयोग बोला जाता है इसको, तो आपको याद रखना है मंडल कमीशन, मंडल आयोग। फिर से बोल रहा हूं, जितनी कमीशन, जितनी कमेटी आज आपको बनाई गई, बताई है मैंने, उन सबको एक पेज पे लिख करके उसको रट्टा मार जाइएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश हैं, जिनका पालन पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने के लिए करना पड़ता है। तो ऐसा कौन सी गाइडलाइन थी, ऐसी किस गाइडलाइन के थ्रू किया जाता है, तो याद रखना है आपको डीके बसु गाइडलाइन। क्या है जी, डीके बसु गाइडलाइन, जिसके तहत पुलिस किसी को भी गिरफ्तार अगर करती है तो उसको गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में ले सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज की इस वीडियो में जितनी भी कमिटी से रिलेटेड चीजें थी, जितनी भी गाइडलाइंस थी, उन सबको आप एक पेज पे लिख करके उनको याद कर जाइएगा, ठीक है। जो भी 5 लेक्चर्स हो गए, अब इन 5 लेक्चर्स को आप ध्यान से पढ़िए। कोई भी आपको दिक्कत आती है आप जरूर कमेंट में लिखिए, ठीक। और दूसरी बात ये कि आप जितना पढ़ेंगे उतने फायदे में रहें, दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी मत जाइए, दूसरा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप लोगों का जो व्यूज आ रहा है, आप लोगों ने अच्छी खासे व्यू हमें दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। इस व्यूज को और आप आगे बढ़ाते रहिए, जितना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, जितना आप हमें लाइक करेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।